जितने भी बच्चे अटल आवासीय विद्यालय प्रवेश परीक्षा कक्षा 9 की तैयारी कर रहे हैं, उनके लिए बच्चों साइंस के 35 क्वेश्चन आएंगे। यदि आप 35 में 35 सही करना चाहते हैं तो बच्चों इस वीडियो को पूरा, सबसे पहले इस वीडियो को पूरा देखना है। इसमें जो क्वेश्चन कराए जा रहे हैं इन सभी क्वेश्चनों को अच्छे से देखना है और समझना है। यहाँ पर इतनी आसानी से समझा करके और ट्रिक भी साथ में बताया जाएगा, जिसको आप बहुत ही आसानी से याद कर सकते हैं। आपको रटने की ज़रूरत नहीं पड़ेगी सबसे पहले। दूसरी चीज़ ये है कि यदि आप 35 पे 35 लाना चाहते हैं तो इस चैनल पे जितने भी विज्ञान के वीडियो पड़े हुए हैं अभी इस साल, तो आप चैनल के प्ले लिस्ट में जाएंगे और वहाँ पर अटल आवासीय विद्यालय 2026 के नाम से बना हुआ, तो जितने भी साइंस के वीडियो डाले गए हैं अगर आप देखें तो फिर देख लीजिए, अगर नहीं देखें तो देखिए उसको। आप 35 में 35 लेके आएंगे। यहाँ पर आज के इस क्लास में 60 क्वेश्चन आप लोगों को देखने को मिलेगा। ऐसे ऐसे चार, लगभग 3 या 4 वीडियो और मिलने वाला है, जिसमें आपका साइंस का और एक आप लोग का कंप्यूटर का क्लास मिलेगा, जिसमें से आपका जो सामान्य ज्ञान का क्वेश्चन होता है वो भी कवर हो जाएगा और ये इसके भी कवर हो जाएंगे। अच्छा, इसके साथ साथ हम जो है सुबह में 8 बजे लाइव क्लास पढ़ा रहे हैं। जो बच्चे कक्षा 6 की तैयारी कर रहे हैं उनके लिए मैथ का क्लास करवाया जा रहा है, और मैथ का करवाया जा रहा है। इसके साथ साथ जो रीजनिंग के क्वेश्चन होंगे वो भी करवाए जाएंगे समय रहते। आज 2 तारीख है, 8 तारीख के 20 तक, क्योंकि इसमें बीच में छुट्टी है तो मैं ज़्यादा से ज़्यादा लाइव क्लास करने की कोशिश करूँगा। और जो सुबह लाइव क्लास लेने आते हैं वो कापी कलम लेके बैठें, और जब मैं क्वेश्चन को दिखाता हूँ उन सभी क्वेश्चन को ज़रूर लगाते रहें। अगर आप ऐसे प्रैक्टिस करते हैं तो मैं उम्मीद करता हूं कि आप सभी लोग ज़रूर अटल आवासीय विद्यालय में एडमिशन लेंगे ही लेंगे। ठीक, तो चले आज क्या ये क्लास शुरू करते हैं। हाँ, एडमिट कार्ड सभी लोग को मिलना शुरू हो गया है। आप लोग अपने श्रम विभाग कार्यालय, अपने ज़िले के श्रम विभाग कार्यालय पर जाएं और वहाँ पर एडमिट कार्ड ले सकते हैं। तो चलें इस क्लास को शुरू करते हैं। रखती हूँ। बिल्कुल, बताइए। प्रश्न 1 है, एक घोल लाल लिटमस को नीला कर देता है, इसका पीएच मान क्या होने की संभावना है? विकल्प है 1, 4, 5 या 10। इसका सही उत्तर है विकल्प 4 यानी 10। बिल्कुल सही। देखिए, जो घोल लाल लिटमस पेपर को नीला कर देता है ना, वो स्वभाव से क्षारीय मतलब बेस होता है। और रसायन विज्ञान का सीधा सा नियम है कि क्षार का पीएच हमेशा 7 से अधिक होता है। जी, और दिए गए विकल्पों में केवल 10 ही ऐसा अंक है जो 7 से बड़ा है। इसे याद रखने के लिए एक बहुत ही रोजमर्रा का उदाहरण लेते हैं। जैसे घर में इस्तेमाल होने वाला साबुन। एकदम, कपड़े धोने या नहाने का साबुन क्षारीय होता है और वो लाल लिटमस को नीला ही करेगा। बेहतरीन। अब दूसरा सवाल मैं पढ़ता हूं। प्रश्न 2, सल्फ्यूरिक अम्ल यानी H2SO4 के जलीय घोल का पीएच मान होता है। विकल्प क्या है? विकल्प हैं 7 से कम, 7 से अधिक, 7 के बराबर या 14। इसका सही उत्तर है विकल्प 1, 7 से कम। हाँ, क्योंकि नाम में ही अम्ल यानी एसिड जुड़ा है। अम्लों की पहचान यही है कि उनका पीएच मान हमेशा 7 से कम होता है। और सल्फ्यूरिक अम्ल तो बहुत ही कड़ा अम्ल माना जाता है। बिल्कुल। अगर उदाहरण की बात करें तो घरों में इन्वर्टर की जो बैटरी होती है ना, हाँ, उसमें यही एसिड होता है। बिल्कुल, वो इतना तेज होता है कि त्वचा पर गिर जाए तो जला सकता है। सही कहा। चलिए रसायन विज्ञान के एक और बहुत ही आम यौगिक पर चलते हैं। प्रश्न 3, बेकिंग सोडा, जिसे हम खाने का सोडा भी कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? विकल्प है Na2CO3, NaHCO3, NaCl या NaOH। इसका सही उत्तर है विकल्प 2, NaHCO3, जिसे सोडियम बाइकार्बोनेट भी कहते हैं। हाँ, विद्यार्थियों के लिए इसे याद रखने की बहुत ही मजेदार ट्रिक है। अरे वाह, बताइए। देखिए, जब भी घर में खाना यानी बेकिंग का काम होता है तो काम में मदद के लिए बाई आती है। अच्छा, तो बेकिंग से याद रखिए बाइकार्बोनेट। ये तो बहुत बढ़िया ट्रिक है। परीक्षा के तनाव में ये ट्रिक बहुत काम आएगी। और रसोई में इसका उदाहरण तो हम रोज ही देखते हैं। केक या भटूरे का आटा गूंथते समय इसे मिलाया जाता है ताकि वो फूल के स्पंजी हो जाए। बिल्कुल। चलिए इसी से मिलते जुलते एक और यौगिक का सवाल देखते हैं। प्रश्न 4 है, जिप्सम का रासायनिक सूत्र है। विकल्प है CaSO4 into 2H2O, CaSO4 into half H2O, CuSO4 into 5H2O
या Na2CO3 into 10H2O? सही उत्तर है विकल्प 1 CaSO4 into 2H2O। मतलब कैल्शियम सल्फेट के साथ पानी के 2 अणु यानी मॉलिक्यूल्स जुड़े होते हैं। बिल्कुल। और इसका सबसे रोचक पहलू ये है कि जब इसी जिप्सम को फैक्ट्रियों में गर्म किया जाता है तो ये अपना कुछ पानी खो देता है। और प्लास्टर ऑफ पेरिस बन जाता है। एकदम सही। वही प्लास्टर ऑफ पेरिस जिससे सुंदर मूर्तियां बनती हैं या हड्डियां टूटने पर डॉक्टर जो प्लास्टर चढ़ाते हैं। वाह, एक ही चीज के 2 अलग रूप। अब जीव विज्ञान और रसायन के एक मिले-जुले सवाल पर आते हैं। जी। प्रश्न 5। चींटी के डंक में कौन सा अम्ल पाया जाता है? विकल्प हैं एसिटिक अम्ल, सिट्रिक अम्ल, मेथनोइक अम्ल या ऑक्सैलिक अम्ल। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 मेथनोइक अम्ल। इसे आम भाषा में फॉर्मिक अम्ल भी कहते हैं। जब चींटी काटती है तो वो अपना यही अम्ल हमारी त्वचा के अंदर छोड़ देती है और इसी वजह से वो तेज जलन और दर्द होता है। इसका एक छोटा सा घरेलू नुस्खा भी है। साबुन लगाना है ना? बिल्कुल। डंक वाली जगह पर थोड़ा सा साबुन मल लें, जो कि क्षारीय होता है, वो इस अम्ल को बेअसर कर देता है। एकदम सटीक समाधान। चलिए अब इसी क्षार के विषय को आगे बढ़ाते हैं। प्रश्न 6। निम्नलिखित में से कौन सा एक प्रबल क्षार यानी स्ट्रॉन्ग बेस है? विकल्प हैं CaOH -2 whole twice, NH4OH, KOH या MgOH2। इसका सही उत्तर है विकल्प 3 KOH यानी पोटेशियम हाइड्रोक्साइड। एक प्रबल क्षार वो होता है जो पानी में पूरी तरह से घुल जाता है, मतलब डिसोसिएट हो जाता है। हाँ, और KOH और NaOH सबसे मजबूत क्षार माने जाते हैं। इनका उपयोग फैक्ट्रियों में वो कड़े साबुन या नाली साफ करने वाले ड्रेन क्लीनर बनाने में होता है, क्योंकि ये गंदगी तेजी से काटते हैं। सही बात है। अब रासायनिक अभिक्रियाओं की प्रकृति पर एक नजर डालते हैं। प्रश्न 7। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है उन्हें क्या कहते हैं? विकल्प हैं ऊष्माक्षेपी अभिक्रिया, ऊष्माशोषी अभिक्रिया, रेडॉक्स अभिक्रिया या विस्थापन अभिक्रिया। सही उत्तर है विकल्प 2 ऊष्माशोषी अभिक्रिया। अंग्रेजी में इसे एंडोथर्मिक कहते हैं। शब्द को ही तोड़कर देखें। ऊष्मा मतलब गर्मी और शोषी मतलब सोखने वाला, जहां ऊष्मा अंदर जाती है। इसका सबसे सरल उदाहरण है बर्फ का पिघलना। बिल्कुल। बर्फ आसपास की गर्मी को सोख लेती है, तभी वो पिघलती है। इसीलिए बर्फ हाथ में लेने पर हमें ठंडक महसूस होती है, क्योंकि वो हमारी हथेली की गर्मी सोख रही है। एकदम सही। अब धातुओं का एक बहुत ही आम सवाल। प्रश्न 8। लोहे पर जंग लगना किस प्रकार की अभिक्रिया का उदाहरण है? इसके विकल्प हैं अपचयन, ऑक्सीकरण, उदासीनीकरण या इनमें से कोई नहीं। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 ऑक्सीकरण यानी ऑक्सीडेशन। जब भी लोहे का कोई सामान हवा और नमी के संपर्क में आता है तो वो हवा की ऑक्सीजन के साथ जुड़ जाता है, और ऑक्सीजन का जुड़ना ही ऑक्सीकरण कहलाता है। जैसे बारिश के मौसम में बाहर छूटी हुई लोहे की कील पर लाल भूरी परत जम जाना, जिसे हम जंग कहते हैं। जी। चलिए अब एक थोड़ा गणितीय सवाल लेते हैं जो बहुत तार्किक है। प्रश्न 9। एक तत्व के क्लोराइड का सूत्र Mc3 है, इसके ऑक्साइड का सूत्र क्या होगा? विकल्प है MO, M2O3, MO2 या M3O2। इसका सही उत्तर है विकल्प 2 M2O3। इसे हल करने का तरीका बहुत मजेदार है। हाँ, आप समझाइए इसे। देखिए, सूत्र MCl3 में क्लोरीन की संयोजकता यानी वैलेंसी 1 होती है। क्रॉस नियम के अनुसार क्लोरीन के नीचे जो 3 लिखा है वो M तत्व की संयोजकता है, यानी M की वैलेंसी 3 हो गई। बिल्कुल। अब हमें ऑक्साइड बनाना है। ऑक्सीजन की वैलेंसी हमेशा 2 होती है। तो जब M जिसकी वैलेंसी 3 है और O जिसकी वैलेंसी 2 है जुड़ेंगे तो वह क्रॉस हो जाएंगे। एकदम सही। M के पास 2 आएगा और O के पास 3 और सूत्र बनेगा M2O3। ये नियम तो परीक्षा में हर ऐसे सवाल पर लागू होगा। जी। चलिए अब परमाणु की कक्षाओं के भीतर चलते हैं। प्रश्न 10। निम्नलिखित में से किस तत्व का अष्टक यानी ऑक्टेट पूर्ण होता है? विकल्प हैं सोडियम, नियॉन, मैग्नीशियम या ऑक्सीजन। सही उत्तर है विकल्प 2 नियॉन। अष्टक पूर्ण होने का मतलब है बाहरी कक्षा में 8 इलेक्ट्रॉन होना। सरल भाषा में कहें तो इस तत्व का पेट भरा हुआ है। बिल्कुल। नियॉन एक अक्रिय गैस है, नोबल गैस। ये किसी संत आदमी की तरह है जिसे दुनियादारी से कोई मतलब नहीं। इसीलिए नियॉन किसी से रासायनिक प्रतिक्रिया नहीं करता। हाँ,
विज्ञान को इंसानी स्वभाव से जोड़ना बहुत अच्छा तरीका है। धन्यवाद। चलिए अब धातुओं के एक दिलचस्प अपवाद की बात करते हैं। प्रश्न 11, कौन सी धातु कमरे के तापमान पर द्रव अवस्था में पाई जाती है? विकल्प हैं लोहा, मरकरी यानी पारा, एल्यूमिनियम या तांबा। सही उत्तर है विकल्प 2, मरकरी या पारा। आमतौर पर धातुएं ठोस और कठोर होती हैं, लेकिन पारा पूरी आवर्त सारणी में एक ऐसा अपवाद है जो सामान्य तापमान पर भी पानी की तरह तरल रहता है। उदाहरण के लिए बुखार नापने वाले पुराने थर्मामीटर के अंदर जो चमकती हुई तरल धातु होती है, हाँ, वो पारा ही होती है। बिल्कुल। अब इसी पारे से जुड़ी मिश्र धातुओं की बात हम आगे करेंगे, पर पहले एक और मशहूर मिश्र धातु देखते हैं। प्रश्न 12, पीतल किन धातुओं की मिश्र धातु है? विकल्प हैं तांबा और जस्ता, तांबा और टिन, सीसा और टिन या एल्यूमिनियम और मैग्नीशियम। सही उत्तर है विकल्प 1, तांबा और जस्ता। विद्यार्थियों के लिए इसे याद रखने की ट्रिक बहुत शानदार है। हाँ, पिताजी वाली ट्रिक। बिल्कुल। पी से पीतल, ता से तांबा और जी से जस्ता या जिंक। घर में पूजा के जो बर्तन होते हैं वो अक्सर पीतल के ही होते हैं। बहुत आसान ट्रिक है ये। चलिए अब सफाई वाले यौगिकों पर आते हैं। प्रश्न 13, विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक सूत्र है? विकल्प हैं CaOH2, CaOCl2, CaCO3 या CaCl2। सही उत्तर है विकल्प 2, CaOCl2। इसमें मौजूद क्लोरीन गैस सबसे खास होती है। हाँ, जब इसे पानी में डालते हैं तो ये अपनी क्लोरीन गैस छोड़ता है जो कीटाणुओं को मारती है और रंग उड़ाती है। जैसे पीने के पानी की टंकियों को साफ करने या कपड़ों को ब्लीच करने में इसका उपयोग होता है। एकदम सही। अब लवण की प्रकृति पर एक सवाल। प्रश्न 14, Na2CO3 का जलीय विलयन होता है? विकल्प हैं अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या उभयधर्मी। सही उत्तर है विकल्प 2, क्षारीय। देखिए, Na2CO3 यानी सोडियम कार्बोनेट एक मजबूत क्षार और कमजोर अम्ल के मिलने से बनता है। तो भारी परला हमेशा क्षार का ही रहेगा। बिल्कुल, जैसे कपड़े धोने वाला सोडा, साबुन या सर्फ हमेशा क्षारीय ही होते हैं। सही बात है। चलिए अब रसायन विज्ञान की सबसे छोटी इकाई की बात करते हैं। प्रश्न 15, निम्नलिखित में से किस कण पर ऋणात्मक आवेश यानी नेगेटिव चार्ज होता है? विकल्प हैं प्रोटॉन, न्यूट्रॉन, अल्फा कण या इलेक्ट्रॉन। सही उत्तर है विकल्प 4, इलेक्ट्रॉन। इसे समझना बहुत आसान है। प से प्रोटॉन और प से पॉजिटिव। न्यूट्रॉन तो न्यूट्रल यानी जीरो चार्ज होता है, और बचा इलेक्ट्रॉन जिस पर नेगेटिव चार्ज होता है। यहाँ सबसे दिलचस्प बात यह है, क्या? यही वो नन्हा इलेक्ट्रॉन है जो एक एटम से दूसरा एटम में कूदकर करंट पैदा करता है। बिल्कुल, जिससे बिजली बनती है। बाकी कण तो नाभिक के अंदर बैठे रहते हैं। और उसी नाभिक का हमारा अगला सवाल है। प्रश्न 16, नाभिक की खोज किसने की थी? विकल्प है रदरफोर्ड, थॉमसन, डाल्टन या बोर। सही उत्तर है विकल्प 1, रदरफोर्ड। उन्होंने सोने की बहुत पतली पन्नी पर अपना प्रसिद्ध प्रयोग किया था, गोल्ड फॉइल एक्सपेरिमेंट। हाँ, उन्होंने पाया कि परमाणु के बीच में एक बहुत छोटा, भारी और पॉजिटिव हिस्सा है, जिसे उन्होंने नाभिक कहा। बिल्कुल। अब ईंधन की बात करते हैं। प्रश्न 17, प्राकृतिक गैस का मुख्य घटक क्या है? विकल्प हैं ब्यूटेन, मीथेन, प्रोपेन या एथेन। इसका सही उत्तर है विकल्प 2, मीथेन। प्राकृतिक गैस में लगभग 80 से 90% हिस्सा मीथेन का ही होता है। इसका सबसे आम उदाहरण है CNG। इससे ऑटो और बसें चलती हैं। उसका मुख्य हिस्सा यही मीथेन गैस है। मीथेन गैस। एकदम सही। अब रसोई का एक और रसायन। प्रश्न 18, सिरका यानी विनेगर किसका तनु घोल है? तनु मतलब पतला किया हुआ। विकल्प हैं फॉर्मिक अम्ल, एसिटिक अम्ल, हाइड्रोक्लोरिक अम्ल या नाइट्रिक अम्ल। सही उत्तर है विकल्प 2, एसिटिक अम्ल। जब शुद्ध एसिटिक अम्ल में बहुत सारा पानी मिलाकर उसे 5 से 8% तक पतला कर दिया जाता है तो वो सिरका बन जाता है। जैसे चाउमीन में जो खट्टा पानी डाला जाता है, या अचार को खराब होने से बचाने के लिए जो डालते हैं। हाँ, वो सिरका ही है। चलिए अब एक बार फिर संयोजकता का सवाल। प्रश्न 19, फॉस्फेट आयन यानी PO4 और उस पर -3 चार्ज है। इसमें फॉस्फोरस की संयोजकता कितनी मानी जाती है? विकल्प है 1, 3, 5 या 2। सही उत्तर है विकल्प 3, 5। ये एक छोटी सी गणित की पहेली है। बिल्कुल। देखिए, पूरे आयन पर -3 चार्ज है। एक ऑक्सीजन का चार्ज -2 होता है, तो 4 ऑक्सीजन का हुआ -8।
अब फॉस्फोरस में ऐसा क्या जोड़ें कि कुल जवाब -3 ही बचे? +5। बिल्कुल, क्योंकि 5 में से 8 घटाने पर -3 आता है। इसलिए फॉस्फोरस यहाँ 5 संयोजकता दिखाता है। क्या बात है। और इसी से जुड़ा है हमारा अगला प्रश्न। प्रश्न 20। यदि किसी तत्व M की संयोजकता 3 है तो उसके सल्फेट का सूत्र क्या होगा? विकल्प है MsO4, M2SO4 3, MsO4 3 या M3SO4 2। सही उत्तर है विकल्प 2, M2SO4 3। यहाँ भी वही क्रॉस नियम लगेगा। सल्फेट की वैलेंसी 2 होती है, और प्रश्न में दिया है कि M की वैलेंसी 3 है। तो जब क्रॉस करेंगे तो M के पास 2 जाएगा और SO4 के बाहर 3। और सूत्र बन जाएगा M2SO4 3। एकदम सही। अब आवर्त सारणी पर आते हैं। प्रश्न 21। आधुनिक आवर्त सारणी किस पर आधारित है? विकल्प हैं परमाणु भार, परमाणु क्रमांक, न्यूट्रॉन संख्या या घनत्व। सही उत्तर है विकल्प 2, परमाणु क्रमांक। पुरानी मेंडलीफली सारणी परमाणु भार पर थी, जो फेल हो गई थी। फिर मोस्ले ने बताया कि तत्वों का असली आधार उनके अंदर मौजूद प्रोटॉन की संख्या है, जिसे परमाणु क्रमांक कहते हैं। और इसी पर आज की आधुनिक सारणी बनी है। जी। प्रश्न 22 भी इसी से जुड़ा है। अक्रिय गैसें आवर्त सारणी के किस समूह में रखी गई हैं? विकल्प हैं समूह 1, समूह 17, समूह 18 या समूह 2। सही उत्तर है विकल्प 3, समूह 18। जैसा हमने पहले देखा, इनका पेट भरा होता है, अष्टक पूरा होता है। ये किसी से मतलब नहीं रखते। इसीलिए इन्हें सारणी के सबसे आखिरी समूह यानी ग्रुप 18 में एक कोने में बैठा दिया गया है। हाँ, सही कहा। अब एक ऐसे तत्व की बात जो बिल्कुल शांत नहीं है। प्रश्न 23। कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? विकल्प हैं लोहा, पोटेशियम, एल्यूमिनियम या जस्ता। सही उत्तर है विकल्प 2, पोटेशियम। पोटेशियम और सोडियम बहुत ही उग्र धातुएं हैं। अगर पोटेशियम का टुकड़ा ठंडे पानी में भी फेंक दें तो तुरंत आग पकड़ लेता है। बाप रे। इसीलिए इन्हें हमेशा केरोसिन तेल में डुबा कर रखा जाता है। बिल्कुल। चलिए प्रश्न 24 देखते हैं। मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO की प्रकृति कैसी होती है? विकल्प हैं अम्लीय, क्षारीय, उदासीन या इनमें से कोई नहीं। सही उत्तर है विकल्प 2, क्षारीय। इसका एक पक्का नियम है, धातुओं के ऑक्साइड हमेशा क्षारीय होते हैं। और अधातुओं के ऑक्साइड्स अम्लीय होते हैं। मैग्नीशियम एक धातु है तो इसका ऑक्साइड क्षारीय होगा। बहुत आसान। अब लैब का एक सवाल। प्रश्न 25। फिनोल्फथैलिन क्षारीय माध्यम में कौन सा रंग देता है? विकल्प है रंगहीन, नीला, गुलाबी या लाल। सही उत्तर है विकल्प 3, गुलाबी। यह एक सूचक है। एसिड या साफ पानी में ये बेरंग रहता है। लेकिन जैसे ही इसमें साबुन का पानी या कोई क्षार डाला जाता है, ये जादू की तरह चमकदार गुलाबी हो जाता है। लैब में ये देखना बहुत अच्छा लगता है। जी। प्रश्न 26। उदासीन विलयन जैसे शुद्ध जल का pH मान क्या होता है? विकल्प है 0, 14, 7 या 9। सही उत्तर है विकल्प 3, 7। pH स्केल 0 से 14 तक होता है। और 7 बिल्कुल बीच का पॉइंट है, ना एसिड ना बेस। जो शुद्ध पानी हम पीते हैं, न खट्टा न कड़वा, उसका pH 7 ही होता है। एकदम सही। प्रश्न 27। बॉक्साइट किस धातु का अयस्क है? विकल्प है लोहा, एल्यूमिनियम, तांबा या चांदी। सही उत्तर है विकल्प 2, एल्यूमिनियम। अयस्क वो पत्थर होता है जिससे धातु निकाली जाती है। बॉक्साइट से फैक्ट्रियों में एल्यूमिनियम निकाला जाता है, जिससे जहाज की बॉडी या फॉइल पेपर बनते हैं। सही कहा। अब अमलगम का सवाल। प्रश्न 28। अमलगम बनाने के लिए कौन सी धातु आवश्यक है? विकल्प है लोहा, चांदी, मरकरी यानी पारा या सोना। सही उत्तर है विकल्प 3, मर्क्यूरी। जब भी पारे को किसी धातु के साथ मिलाते हैं तो उसे अमलगम कहते हैं। जैसे दांतों में कीड़ा लगने पर डेंटिस्ट जो सिल्वर रंग की फिलिंग भरते थे, वो सिल्वर और पारे का अमलगम ही होता था। बिल्कुल, हम अपने लक्ष्य के बहुत करीब हैं। प्रश्न 29। अमोनिया यानी NH3 में नाइट्रोजन की संयोजकता कितनी है? विकल्प हैं 1, 2, 3 या 4। सही उत्तर है विकल्प 3, 3। सूत्र को ही देख लीजिए। एक नाइट्रोजन ने 3 हाइड्रोजन को पकड़ा हुआ है, और हाइड्रोजन की वैलेंसी 1 होती है। तो 3 को पकड़ने के लिए नाइट्रोजन की क्षमता 3 ही होनी चाहिए। एकदम सही। और अब हमारा अंतिम प्रश्न। प्रश्न 30। निम्नलिखित में से कौन सी एक अधातु है जो विद्युत की सुचालक है? विकल्प हैं सल्फर, ग्रेफाइट, हीरा या आयोडीन।
इसका सही उत्तर है विकल्प 2 ग्रेफाइट। आमतौर पर लकड़ी प्लास्टिक जैसी अधातुएं बिजली पास नहीं होने देती। लेकिन ग्रेफाइट, जो कि कार्बन का रूप है, एक बहुत बड़ा अपवाद है। आपकी पेंसिल की नोक ग्रेफाइट से ही बनी होती है और उसमें से करंट पास हो सकता है। इसीलिए तो कहते हैं कि पेंसिल को प्लग में नहीं डालना चाहिए। बिल्कुल। और इसी के साथ हमने सफलतापूर्वक पूरे 30 प्रश्नों का विश्लेषण कर लिया है। जी हाँ, आज हमने इन प्रश्नों के माध्यम से जाएगा। तो शुरू करते हैं पहले प्रश्नों से। पहला सवाल है, निम्नलिखित में से कौन सी धातु ठंडे पानी के साथ तेजी से अभिक्रिया करती है? इसके ऑप्शंस हैं 1 लोहा, 2 सोना, 3 पोटेशियम या 4 एल्यूमिनियम। देखिए, इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 पोटेशियम। ऐसा इसलिए है क्योंकि पोटेशियम बहुत ही ज्यादा रिएक्टिव यानी सक्रिय धातु होती है। लोहा और एल्यूमिनियम तो ठंडे पानी से कुछ खास रिएक्ट नहीं करते। हाँ, और सोना तो बिल्कुल ही निष्क्रिय है। पोटेशियम इतना रिएक्टिव है कि पानी में जाते ही आग पकड़ लेता है। और यही वजह है कि इसे मिट्टी के तेल यानी केरोसिन में रखा जाता है। तो चलिए दूसरा सवाल देखते हैं। चांदी के संक्षारण के कारण उस पर किस रंग की परत चढ़ जाती है? ऑप्शंस हैं 1 हरी, 2 काली, 3 लाल या 4 नीली। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 काली। होता क्या है कि हवा में मौजूद सल्फर के साथ चांदी रिएक्ट करती है और सिल्वर सल्फाइड बनाती है। अच्छा, तो ये जो कालापन है वो सिल्वर सल्फाइड है। बिल्कुल, जैसे घरों में रखी पुरानी पायल या चांदी के बर्तन काले पड़ जाते हैं ना, वो इसी संक्षारण का सीधा उदाहरण है। बहुत बढ़िया। अब तीसरे प्रश्न की तरफ बढ़ते हैं। बिना बुझा चूना, जिसे क्विक लाइम कहते हैं, उसका रासायनिक सूत्र क्या है? ऑप्शंस हैं 1 CaOH होल ट्वाइस, 2 CaCl2, 3 CaCO3 या 4 CaO। सही जवाब है ऑप्शन 4 CaO यानी कैल्शियम ऑक्साइड। बिना बुझा का सीधा सा मतलब है कि यह सूखा है, इसमें अभी पानी नहीं मिलाया गया है। हाँ, ये एक सफेद पाउडर होता है। जैसे दीवारों पर पुताई करने से पहले जो सूखा चूना बाजार से लाते हैं, वही CaO होता है। बिल्कुल सही कहा। प्रश्न 4 पढ़ते हैं। विरंजक चूर्ण यानी ब्लीचिंग पाउडर का रासायनिक नाम क्या है? ऑप्शंस हैं 1 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड, 2 सोडियम कार्बोनेट, 3 सोडियम बाइकार्बोनेट या 4 कैल्शियम सल्फेट। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 1 कैल्शियम ऑक्सीक्लोराइड। ये यौगिक रंग उड़ाने और कीटाणुओं को मारने के काम आता है। मतलब स्विमिंग पूल के पानी को साफ और इन्फेक्शन फ्री रखने के लिए जो दवाई डाली जाती है, वो यही ब्लीचिंग पाउडर है। हाँ, एकदम सही उदाहरण है ये। चलिए पहले खंड का आखिरी और 5वां सवाल देखते हैं। जिन अभिक्रियाओं में ऊर्जा अवशोषित होती है, उन्हें क्या कहते हैं? ऑप्शंस हैं 1 ऊष्माक्षेपी, 2 ऊष्माशोषी, 3 विस्थापन या 4 संयोजन। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 ऊष्माशोषी, जिसे एंडोथर्मिक भी कहते हैं। शोषी का मतलब ही है सोखना, जिसमें अंदर ऊर्जा खींची जाए। जैसे बर्फ का पिघलना। बर्फ अपने आसपास की गर्मी सोख लेती है, तभी तो वो पिघलती है और ठंडक का एहसास होता है। बिल्कुल। अब पर्यावरण और अम्ल क्षार वाले सेक्शन पर आते हैं। ठीक है। प्रश्न 6 फास्फोरस की परमाणुता यानी एटॉमिसिटी क्या है? ऑप्शंस हैं 1 1 2 2 3 4 या 4 8। सही उत्तर है ऑप्शन 3 यानी 4। एटॉमिसिटी का मतलब है कि एक मॉलिक्यूल में कितने एटम्स एक साथ जुड़े हैं। फास्फोरस हमेशा P4 के रूप में रहता है। मतलब जैसे 4 दोस्तों का एक पक्का ग्रुप हो जो हमेशा साथ रहते हैं। हाँ, बहुत ही आसान तरीका है इसे याद रखने का। अब प्रश्न 7 अम्लीय वर्षा यानी एसिड रेन का पीएच मान लगभग कितना होता है? ऑप्शंस हैं 1 5.6 से कम, 2 7, 3 8.5 या 4 10। सही जवाब है ऑप्शन 1 5.6 से कम। जब हवा का प्रदूषण जैसे गाड़ियों और कारखानों का धुआं बारिश के पानी में घुलता है, तो वो पानी को तेजाबी बना देता है। यही वजह है कि ताजमहल का सफेद संगमरमर अब हल्का पीला पड़ रहा है। ये एसिड रेन का ही दुष्प्रभाव है। आगे बढ़ते हैं प्रश्न 8 पर। ग्लोबल वार्मिंग के लिए मुख्य रूप से जिम्मेदार गैस कौन सी है? ऑप्शंस हैं 1 O2, 2 N2, 3 CO2 या 4 HE। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। यह गैस पृथ्वी की गर्मी को अंतरिक्ष में वापस जाने से रोकती है।
इसी को ग्रीन हाउस इफेक्ट कहते हैं। बिल्कुल वैसी जैसे जैसे धूप में खड़ी बंद कार अंदर से भयंकर गर्म हो जाती है, क्योंकि शीशे गर्मी को अंदर तो आने देते हैं पर बाहर नहीं जाने देते। एकदम सटीक उदाहरण। चलिए प्रश्न 9 पर चलते हैं। ततैया यानी वास्प के डंक मारने पर जलन कम करने के लिए क्या लगाना चाहिए? ऑप्शंस हैं 1 सिरका, 2 बेकिंग सोडा, 3 साबुन या 4 दूध। सही जवाब है ऑप्शन 1 सिरका। देखिए, ततैया का डंक क्षारीय यानी बेसिक नेचर का होता है। विज्ञान का सीधा नियम है कि क्षार को खत्म करने के लिए अम्ल चाहिए। और सिरका एक हल्का अम्ल होता है, इसीलिए वो उस जलन को तुरंत शांत कर देता है। हाँ, न्यूट्रलाइज कर देता है। 10वां प्रश्न देखते हैं। दंत क्षय यानी टूथ डिके को रोकने के लिए टूथपेस्ट की प्रकृति कैसी होती है? ऑप्शंस हैं 1 अम्लीय, 2 क्षारीय, 3 उदासीन या 4 संक्षारक। सही उत्तर है ऑप्शन 2 क्षारीय यानी बेसिक। खाना खाने के बाद मुंह में जो बैक्टीरिया होते हैं वो एसिड बनाते हैं जिससे दांत सड़ते हैं। टूथपेस्ट बेसिक होता है जो इस एसिड को खत्म कर देता है। ऑक्सीजन, 2 नाइट्रोजन, 3 हाइड्रोजन या 4 क्लोरीन। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 नाइट्रोजन। नाइट्रोजन एक बहुत ही शांत या निष्क्रिय गैस है जो चिप्स को हवा की ऑक्सीजन से रिएक्ट करके खराब होने से रोकती है। तभी तो चिप्स के फूले हुए पैकेट में चिप्स हमेशा कुरकुरे बने रहते हैं। अब प्रश्न 12 देखते हैं। टमाटर में मुख्य रूप से कौन सा अम्ल पाया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 एसिटिक एसिड, 2 टार्टरिक एसिड, 3 ऑक्सैलिक एसिड या 4 लैक्टिक एसिड। सही उत्तर है ऑप्शन 3 ऑक्सैलिक एसिड। हर खट्टे फल में एक अलग तरह का प्राकृतिक अम्ल होता है। टमाटर के हल्के खट्टेपन की वजह यही ऑक्सैलिक एसिड है। अच्छा, प्रश्न 13 पर आते हैं। लिटमस रंजक किससे प्राप्त किया जाता है? ऑप्शंस हैं 1 लाइकेन, 2 शैवाल, 3 कवक या 4 गुलाब। सही जवाब है ऑप्शन 1 लाइकेन। ये एक बहुत ही खास जीव है जो कवक और शैवाल से मिलकर बनता है। सबसे बड़ी बात, ये प्रदूषण वाले इलाकों में नहीं उगते और इन्हीं से एसिड बेस चेक करने वाला लिटमस पेपर बनता है। ये तो बहुत ही कमाल की जानकारी है। चलिए प्रश्न 14 की ओर बढ़ते हैं। मिथाइल ऑरेंज अम्लीय विलयन में कौन सा रंग देता है? ऑप्शंस हैं 1 पीला, 2 लाल, 3 नीला या 4 रंगहीन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 लाल। मिथाइल ऑरेंज एक सिंथेटिक यानी कृत्रिम इंडिकेटर है। अगर इसे किसी अम्ल में जैसे नींबू के रस में डालेंगे तो इसका नारंगी रंग बदलकर लाल हो जाएगा। प्रश्न 15। अम्ल और क्षार की अभिक्रिया से लवण और जल बनना क्या कहलाता है? ऑप्शंस हैं 1 उदासीनीकरण, 2 अपघटन, 3 संयोजन या 4 ऑक्सीकरण। सही जवाब है ऑप्शन 1 उदासीनीकरण, जिसे इंग्लिश में न्यूट्रलाइजेशन कहते हैं। जब एसिड और बेस मिलते हैं तो दोनों एक दूसरे का असर पूरी तरह खत्म कर देते हैं। हाँ, जैसे एसिडिटी होने पर जो इनो पीते हैं वो एक बेस है और वो पेट के एसिड को न्यूट्रलाइज करके तुरंत आराम देता है। बिल्कुल। चलिए आगे चलते हैं। प्रश्न 16 पर। रासायनिक समीकरण है Fe प्लस CuSO4 बनाता है FeSO4 प्लस Cu। यह किस प्रकार की अभिक्रिया है? ऑप्शंस हैं 1 संयोजन, 2 विस्थापन, 3 द्विविस्थापन या 4 वियोजन। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 विस्थापन यानी डिस्प्लेसमेंट रिएक्शन। यहाँ लोहा यानी Fe कॉपर से ज्यादा ताकतवर है, इसलिए उसने कॉपर को उसकी जगह से हटा दिया और खुद वहां जुड़ गया। ये तो वही बात हो गई कि कोई तगड़ा पहलवान किसी कमजोर पहलवान को कुर्सी से उठाकर खुद बैठ जाए। हाँ, बिल्कुल ऐसा ही होता है केमिस्ट्री में भी। प्रश्न 17 देखते हैं। विद्युत लेपन यानी इलेक्ट्रोप्लेटिंग के दौरान जिस वस्तु पर परत चढ़ानी हो उसे कहाँ रखा जाता है? ऑप्शंस हैं 1 एनोड पर, 2 कैथोड पर, 3 इलेक्ट्रोलाइट में या 4 कहीं भी। सही जवाब है ऑप्शन 2 कैथोड पर। कैथोड का चार्ज नेगेटिव होता है और धातु के आयन पॉजिटिव चार्ज वाले होते हैं। चूंकि प्लस हमेशा माइनस की तरफ आकर्षित होता है तो धातु सीधा कैथोड की तरफ जाती है। सही। तो अगर लोहे की चम्मच पर चांदी की परत चढ़ानी है तो चम्मच को कैथोड पर रखना होगा। प्रश्न 18 पढ़ते हैं। नमक के घोल के विद्युत अपघटन से कौन सी गैस एनोड पर मुक्त होती है? ऑप्शंस हैं 1 हाइड्रोजन, 2 क्लोरीन, 3 ऑक्सीजन या 4 नाइट्रोजन। सही उत्तर है ऑप्शन 2 क्लोरीन। एनोड पॉजिटिव होता है और क्लोराइड आयंस नेगेटिव होते हैं,
इसलिए वो एनोड पर आकर क्लोरीन गैस में बदल जाते हैं। प्रश्न 19 पर आते हैं। निम्नलिखित में से कौन सा एक दुर्बल अम्ल या वीक एसिड है? ऑप्शंस हैं 1 HCl, 2 H2SO4, 3 HNO3 या 4 CH3COOH। सही जवाब है ऑप्शन 4 CH3COOH, जिसे एसिटिक एसिड भी कहते हैं। वीक एसिड वो होते हैं जो पानी में पूरी तरह से नहीं टूटते या घुलते। बाकी तीनों बहुत स्ट्रॉन्ग मिनरल एसिड्स हैं। और यही एसिटिक एसिड तो सिरका है, जिसे चाउमीन में डालकर आराम से खाया जा सकता है, जबकि बाकी तीनों को तो छूना भी खतरनाक है। हाँ बिल्कुल। प्रश्न 20। मानव रक्त का पीएच मान सामान्यतः कितना होता है? ऑप्शंस हैं 1 4.5 से 5.5, 2 6 से 6.5, 3 7.35 से 7.45 या 4 9 से 10। सही उत्तर है ऑप्शन 3 7.35 से 7.45। हमारा खून बहुत ही हल्का सा बेसिक होता है। और ये बैलेंस जीवित रहने के लिए बहुत जरूरी है। थोड़ा सा भी बदलाव शरीर के लिए जानलेवा हो सकता है। एकदम सही। अब अगले सेक्शन पर चलते हैं। ठीक है। प्रश्न 21। मांसपेशियों में किस अम्ल के जमा होने से थकान या ऐंठन महसूस होती है? ऑप्शंस हैं 1 लैक्टिक एसिड, 2 साइट्रिक एसिड, 3 एसिटिक एसिड या 4 हाइड्रोक्लोरिक एसिड। सही जवाब है ऑप्शन 1 लैक्टिक एसिड। जब कोई तेजी से दौड़ता है तो शरीर को पूरी ऑक्सीजन नहीं मिल पाती, तब शरीर ऊर्जा के लिए लैक्टिक एसिड बनाता है। हाँ, जिम करनी है, बहुत ज्यादा खेलने के अगले दिन पैरों में जो दर्द होता है वो इसी की वजह से होता है। प्रश्न 22 देखते हैं। हमारे पेट में भोजन पचाने के लिए कौन सा अम्ल उत्पन्न होता है? ऑप्शंस हैं 1 H2SO4, 2 HNO3, 3 HCl या 4 MgOH होल ट्वाइस। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 3 HCl यानी हाइड्रोक्लोरिक एसिड। ये एसिड बहुत तेज होता है जो खाने को तोड़ता है और कीटाणुओं को मारते हैं। पेट को इस एसिड से बचाने के लिए पेट के अंदर एक खास परत होती है। चलिए प्रश्न 23 देखते हैं। निम्नलिखित में से कौन एक गंधीय सूचक यानी ऑल्फैक्टरी इंडिकेटर है? ऑप्शंस हैं 1 हल्दी, 2 लिटमस, 3 वेनिला या 4 फिनोल्फ्थैलिन। सही जवाब है ऑप्शन 3 वेनिला। ऑल्फैक्टरी का मतलब है गंध से जुड़ा हुआ। जब वेनिला में अम्ल या क्षार डाला जाता है तो उसकी महक बदल जाती है या गायब हो जाती है। ये उन छात्रों के लिए बहुत मददगार है जो दृष्टिबाधित हैं। विज्ञान को समझने का एक बेहतरीन तरीका है। प्रश्न 24। फिनोल्फ्थैलीन का रंग अम्लीय माध्यम में कैसा होता है? ऑप्शंस हैं 1 गुलाबी, 2 रंगहीन, 3 पीला या 4 लाल। सही उत्तर है ऑप्शन 2 रंगहीन यानी कलरलेस। ये इंडिकेटर बेस में तो गुलाबी हो जाता है, लेकिन एसिड डालने पर इसका कोई रंग नहीं होता। ये बिल्कुल पानी जैसा दिखता है। चलिए 25वें प्रश्न पर आते हैं। कौन सी गैस चूने के पानी को दूधिया या मिल्की कर देती है? ऑप्शंस हैं 1 O2, 2 H2, 3 CO2 या 4 NH3। सही जवाब है ऑप्शन 3 CO2 यानी कार्बन डाइऑक्साइड। कार्बन डाइऑक्साइड को टेस्ट करने का ये सबसे मशहूर तरीका है। इस रिएक्शन से कैल्शियम कार्बोनेट बनता है जो सफेद रंग का होता है। बस आखिरी 5 सवाल बचे हैं। प्रश्न 26 देखते हैं। जलती हुई माचिस की तीली पास लाने पर कौन सी गैस पॉप ध्वनि के साथ जलती है? ऑप्शंस हैं 1 N2, 2 H2, 3 O2 या 4 CO2। इसका सही उत्तर है ऑप्शन 2 H2 यानी हाइड्रोजन। हाइड्रोजन बहुत ही ज्यादा ज्वलनशील गैस होती है। जब ये जलती है तो एक छोटे से धमाके जैसी पॉप की आवाज आती है। प्रश्न 27। मोमबत्ती का जलना किस प्रकार का परिवर्तन है? ऑप्शंस हैं 1 केवल भौतिक, 2 केवल रासायनिक, 3 भौतिक और रासायनिक दोनों या 4 इनमें से कोई नहीं। सही जवाब है ऑप्शन 3 भौतिक और रासायनिक दोनों। मोम का पिघलना एक फिजिकल चेंज है, जबकि धागे और मोम का जलकर धुआं और रोशनी बनाना केमिकल चेंज है। ये दोनों एक साथ होते हैं। एक ही समय पर दोनों चीजें होना इसे एक बहुत अच्छा उदाहरण बनाता है। प्रश्न 28 देखते हैं। लोहे पर जंग लगना कौन सा परिवर्तन है? ऑप्शंस हैं 1 भौतिक, 2 रासायनिक, 3 उत्क्रमणीय या 4 तीव्र। सही उत्तर है ऑप्शन 2 रासायनिक यानी केमिकल। एक बार लोहे पर जंग लग गई मतलब आयरन ऑक्साइड बन गया
तो वापस उससे नया लोहा नहीं बनाया जा सकता, इसलिए ये केमिकल चेंज है। अब आते हैं प्रश्न 29 पर। टूटी हुई हड्डियों को जोड़ने के लिए डॉक्टर किस पदार्थ का उपयोग करते हैं? ऑप्शंस हैं 1 ब्लीचिंग पाउडर, 2 प्लास्टर ऑफ पेरिस, 3 बेकिंग सोडा या 4 जिप्सम। इसका सही जवाब है ऑप्शन 2 प्लास्टर ऑफ पेरिस। ये वही सफेद पाउडर है जिसे पानी में मिलाने पर ये एकदम ठोस हो जाता है। फ्रैक्चर होने पर हाथ या पैर पर लगने वाला वही सफेद प्लास्टर। आखिर में प्रश्न 30। कमरे के तापमान पर कौन सी धातु द्रव अवस्था या लिक्विड स्टेट में पाई जाती है? ऑप्शंस हैं 1 सोडियम, 2 मर्क्यूरी या पारा, 3 ब्रोमीन या 4 गैलियम। सही उत्तर है ऑप्शन 2 मर्क्यूरी। धातुएं आमतौर पर ठोस होती हैं, पर मर्क्यूरी एक अकेली ऐसी धातु है जो पानी की तरह बहती है। बुखार नापने वाले थर्मामीटर के अंदर जो चमकीली चीज ऊपर चढ़ती है वो मर्क्यूरी ही होती है। तो लीजिए, हमने सारे 30 प्रश्नों का सफलतापूर्वक विश्लेषण कर लिया है। एक अच्छे टीचर स्टूडेंट सेशन की तरह हर कॉन्सेप्ट को गहराई से समझा। हाँ, ये बहुत जरूरी था। आखिर में सुनने वालों के लिए एक गहरा सवाल छोड़ना चाहूंगी। कहा जाता है कि हमारा पूरा जीवन एक चलती फिरती केमिस्ट्री लैब है। इन 30 सवालों में हमने देखा कि कैसी खाने से लेकर रोने और थकान से लेकर हड्डी जोड़ने तक हर जगह केमिस्ट्री है। बिल्कुल। तो सोचिए, जब अगली बार आंखें झपकाएंगे तो उस 1 सेकंड के अंश में मांसपेशियों और आंखों की नमी बनाए रखने के लिए कौन सी अदृश्य रासायनिक अभिक्रिया चल रही होगी। क्या बात है, ये सच में सोचने पर मजबूर कर देता है। चलिए, इस गहरे विश्लेषण को यहीं खत्म करते हैं। अपने आसपास की दुनिया में ऐसे ही विज्ञान को ढूंढते रहिए। फिर मिलेंगे। नमस्कार।